हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। और मैं नितिन गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जो कि आपके लिए कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा है और सारी की सारी टीम हमारी एक बेहतरीन टीम है और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप इसकी फुल फॉर्म जान चुके हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने अभी तक जो कवर किया है 1 मार्क से कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, आप 3 मार्क से कॉन्सेप्ट कवर चुके हैं, जिसके अंदर आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन, देन आपका कंज्यूमेबल आइटम। जैसा कि आज आप एक्साइटेड होंगे क्या करने वाले हैं, तो आज का टॉपिक है हमारा जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलता है 6 मार्क्स के लिए, उसे ही करने वाले हैं। और हर स्टेप पे जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू पैटर्न हो चुका है, एमसीक्यू आने वाले हैं आपको जो नवंबर दिसंबर का सिलेबस है, तो हर स्टेप पे मैं आपको एमसीक्यू कराता चलूंगा। ठीक है, फुल फ्लैश फॉर्मेट भी होगा और आपसे उन्हीं के बेस पे एमसीक्यू क्रिएट करूंगा और उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अभी माइंड इसी तरह होना चाहिए, जब आप बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं तो एमसीक्यू के रूम में कैसे कन्वर्ट हो सकता हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको याद होगा 11वीं क्लास, थोड़ी सी बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, 11वीं क्लास थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूँ। 11वीं क्लास में लास्ट चैप्टर जो था हमारा एक फाइनल अकाउंट, उसमें आपने क्या करा बेटा, देखा होगा कि एक हमारा चैप्टर था फाइनल अकाउंट। तो उसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन की जो फॉर्म में होता था, ट्रायल बैलेंस होता था। फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या करते थे हम, एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। यहां पर भी कुछ ऐसा है, बस डिफरेंस क्या है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, यहां पर क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो यहीं पर आपको बिगिनिंग में ही मैंने बता दिया कि जो एक एनपीओ होती है उसके अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, फाइनली एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। इट मींस यहां पर 4 चीजें बनने वाली है। लेकिन जैसे वहां पर आपको क्वेश्चन के रूप में ट्रायल बैलेंस मिलता था, सिमिलरली यहां पर आपको मिलता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखते हैं बेटा किस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। साथ साथ हम क्या करेंगे, एमसीक्यू भी करते चलेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को एमसीक्यू की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट देखिए ध्यान से, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर रिसीट्स होंगी सारी, चाहे आपकी रिसीट बेटा रिवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो। ठीक है, तो ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ होने वाला। ध्यान से एक एक स्टेप को देखिए। बेसिकली मैंने आपको बता रखा है रिसीट्स का मतलब क्या होता है कि सिंपल वर्ड्स में पैसा आना। अगर आपके पास पैसा आता है तो रिसीट्स है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को बेचा, तो ये हमारे रिसीट के रूप में। बट इतना जानने से ही काम नहीं चलेगा, हमें ये भी जानना होगा साथ साथ कि रिवेन्यू है या कैपिटल है। ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में कवर करा चुका हूं। ठीक है, तो ध्यान से एक बार वंस अगेन सुन लीजिए इन ब्रीफ। अगर बेटा आपकी रिसीट रैकरिंग इन नेचर की है, इट मींस एक अकाउंटिंग ईयर में ट्रांजैक्शन रिपीट होती है, रिसीट बार बार आती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे छोड़ रखे हो, अपने जो टेनेंट्स है उनसे किराया आता है, वो हर महीने आएगा, हर मंथली आएगा। तो ये कैसी रिसीट होगी, रिवेन्यू रिसीट होगी। दूसरा एग्जांपल, आपने कोई आपका फिक्स एसेट था, लाइक कार थी आपकी, उसकी कीमत थी बेटा 40,000, आपने उसे 50,000 का बेच दिया। तो ये सेल जो बिल्डिंग आपने अपनी कार की है उससे पैसा आया, रिसिप्ट है। लेकिन कैसी है, क्या ये हर महीने होती है, क्या हर दूसरे महीने होती है, क्या हर, मतलब ऐसा नहीं है कि इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन आफ्टर 2 मंथ, ऐसा नहीं है, कभी कभार। दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है। सिमिलरली पेमेंट में होता है, बस ध्यान रखना है पेमेंट में पैसा जाना होता है। अगर पैसा बार बार जाएगा तो आपकी रिवेन्यू पेमेंट्स हो जाएंगी, अगर कभी कभार जाता है तो ये आपकी कैपिटल पेमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग खरीदी तो आपका पैसा जाएगा, पेमेंट है। लेकिन ये भी आइडेंटिफाई करना है साथ साथ कि पेमेंट कैसी है। जब आप बिल्डिंग परचेज करते हो तो अमाउंट जाता है, लेकिन बिल्डिंग जो है एक बिजनेस रोज रोज नहीं खरीदता, इन अ मंथ भी नहीं खरीदता, इन अ 2 मंथ भी नहीं खरीदता, कभी कभी का केस होता है, इसीलिए कैपिटल पेमेंट है। इनको ध्यान रखना आपको। सबसे पहले बिगिनिंग करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। सबसे पहले बेटा जी आपको उतारना है यहाँ पर बैलेंस बीडी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये बैलेंस बीडी है क्या। बेटा बैलेंस बीडी जो रिप्रेजेंट करता है, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रोट डाउन। हर एक स्टेप पे आपको मैं एमसीक्यू के लिए तैयार करता चलूंगा।
ठीक है, आपको जब डीप नॉलेज होगी, बारीकी से हर चीज को जानते होंगे, तो ही आप एमसीक्यू को मार्क्स ले सकते हैं और इजीली टिक करते चले जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जो यहाँ पे बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी का फुल फॉर्म जो होता है ब्रॉड डाउन होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो बच्चे ने अभी तक 11th में कवर नहीं किए थे, ये सारे टर्म 11th के ही है हमारे। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है कैसे भी। तो यहाँ पर बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ये बिगिनिंग का बैलेंस होता है हमारा, जो भी अकाउंटिंग ईयर होता है। फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग ईयर है बेटा हमारा, ये अकाउंटिंग ईयर एज्यूम करते हैं 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। क्लियर है, ये बिगिनिंग की डेट हो गई हमारी। अगर इस डेट को हमारे पास कुछ भी कैश या बैंक का बैलेंस है, उसे बैलेंस बीडी कहा जाएगा। ओपनिंग कैश बैंक भी बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, और डेट के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑन 1 अप्रैल 2020 बैलेंस कैश इन हैंड रुपीज दिस, कैश एट बैंक रुपीज दिस। तो ओवरऑल जो टोटल करेंगे आप वो बैलेंस बीडी होगा। क्लियर, बैलेंस बीडी आपका रिसीट साइड हो गया, और सिमिलरली बैलेंस सीडी आपका जाएगा पेमेंट साइड। बैलेंस सीडी, अभी बैलेंस सीडी क्या है? बैलेंस सीडी स्टैंड फॉर कैरी डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। तो बेटा जो हमारे पास एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर होता है, जो बैलेंस हमारे पास कैश की फॉर्म में और बैंक की फॉर्म में हमारे पास कैश अवेलेबल होता है, उसको ही एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड दैट इज बैलेंस सीडी। क्लियर, यही क्वेश्चन बन सकता है। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2022, या इट मीन्स आपको एट द एंड ऑफ ईयर बोल रहे, तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस साइड लिखने वाले हैं? ऑप्शन ए रिसीट साइड, ऑप्शन बी पेमेंट साइड, ऑप्शन सी कोई दूसरा अकाउंट है जस्ट लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इनकम साइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा पर रिसीट एंड पेमेंट पेमेंट साइड। तो एमसीक्यू के लिए तैयार रहना आपने। सिमिलरली आप देखते हैं यहाँ से रिसीट्स, मैंने लिखा रिसीट, मैंने ये नहीं लिखा है कि रिवेन्यू रिसीट, ना ही मैंने कैपिटल रिसीट। रिसीट्स चाहे आपकी रिवेन्यू रिसीट्स हो चाहे आपकी कैपिटल रिसीट्स हो, आपको दोनों को लिखना है। तो यहाँ पर आपकी दोनों रिसीट्स आ जाएंगी। रिवेन्यू रिसीट्स, आप वर्ड यूज कीजिए ऑल रिवेन्यू रिसीट्स, जितनी भी रिवेन्यू रिसीट्स हैं वो लिखनी है आपको यहाँ पर, रिवेन्यू रिसीट्स। ऑल कैपिटल रिसीट्स, ये भी एक बैलेंस है। क्लियर, यहां पर पेमेंट आने वाली है दोनों आपकी, रिवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, ऑल कैपिटल पेमेंट। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस क्वेश्चन देखा गया है कि आपसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनवाया जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा तो ये आपको सब कुछ गिवन होगा। अगर बेटा आपके पास 6 बैलेंसेस है, आपसे कोई एक बैलेंसिंग गायब करके वो बैलेंसिंग करवा भी लेता है 1 मार्क्स के लिए, तो नोट अ बिग डील। जो आपको अमाउंट बैलेंसेस, जिन चीजों के बैलेंसेस आपको गिवन है, आप उन्हें फिल कर दीजिए और बैलेंसिंग करके उसका अमाउंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछने लगा कि ओपनिंग कैश बताइए, आपको ओपनिंग कैश गिवन नहीं था, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, तो बेटा आप रिवेन्यू पेमेंट इधर डाल देंगे, कैपिटल पेमेंट अगर कोई होगी इधर डाल देंगे, बैलेंस शीट इधर डाल देंगे, कैपिटल रिसीट्स इधर डाल देंगे और रिवेन्यू रिसीट इधर। बैलेंसिंग फिगर करके जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, बैलेंस बीडी। सिमिलरली इस तरह आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। ये एक टास्क अचीव हुआ हमारा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू के लिए तैयार होता है बेटा जी, आप ध्यान से देखिएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, ऑप्शन ए दे दिया रिवेन्यू पेमेंट एंड रिवेन्यू रिसीट, मतलब रिवेन्यू रिसीट्स को रिकॉर्ड करता है और रिवेन्यू पेमेंट। क्या ऐसा है केवल रिवेन्यू को रिकॉर्ड करता है? यहां पे तो कैपिटल भी आ रही है। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि कैपिटल पेमेंट एंड कैपिटल रिसीट। क्या ऐसा है कि कैपिटल रिसीट कैपिटल पेमेंट को, यहां पे रिवेन्यू भी आ रही है, तो केयरफुली। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बोथ रिसीट्स एंड बोथ पेमेंट। इट मींस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, साथ साथ रिवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट, बोथ रिसीट्स एंड बोथ पेमेंट्स। क्लियर है? 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। अब इसकी हेल्प से ही हम कैसे तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको
और आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्ट के साथ सोल्व कर देंगे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत जल्दी सोल्व कर देंगे, टाइम तो लेता है, एक बड़ा क्वेश्चन होता है बेटा जी ये। ठीक है, ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लियर है? ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहां से भी बना, जैसे कि हम जानते हैं ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। तो बेटा जो डेबिट वाली साइड है वो आपकी एक्सपेंडिचर है। इस अकाउंट का नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सपेंडिचर इधर आने वाली है आपकी और इनकम आपकी क्रेडिट साइड में आने वाली है। कौन सा रूल लग जाता है यहां पर रूल लग जाता है नॉमिनल का। एज पर द नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट, इसी बेस पे तैयार होता है। तो 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन क्रिएट मैंने और कर दिया बेटा जी आपके लिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपका आंसर आएगा बेटा नॉमिनल। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन सोल्व होते चलेंगे और आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन भी सोल्व है डिटेल्ड में वो भी। तो सेकंड, जब आपके मन में आया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर बता दिया सर आपने, तो साथ साथ ये भी पता लगना चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इसका नेचर क्या होता है। इसका नेचर बेटा रियल अकाउंट है। आर से रिसीट एंड पे, आप ट्रिक आपकी आदमी जो माइंड में रुक जाए थोड़ा सा बस, आर से रिसीट एंड पेमेंट, आर से रियल अकाउंट। तो 1 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी रियल अकाउंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपका क्या होगा बेटा जी, बताइए। ऑप्शन सी रियल अकाउंट। गुड, तो आप सीख जाएंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे ही सोल्व करते चलेंगे, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते चलेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से, हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं आज भी यही कह रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ना तो आपको बैलेंस बीडी से मतलब, ना ही आपको बैलेंस सीडी से मतलब, ना ही आपको यहां से कैपिटल रिसीट से मतलब, ना ही आपको यहां से कैपिटल पेमेंट से मतलब। तो मतलब किससे है भाई, माइंड में जरूर आया। तो बेटा यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है। जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट है, ध्यान से देखिएगा, जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट्स होती हैं जो साल में रिपीट होती है, उनको यहां ट्रांसफर कर देना है एक्सपेंडिचर साइड। ऑल रिवेन्यू पेमेंट्स के लीजिए, क्लियर। यहां से बैलेंस बीडी से मतलब भी नहीं है भाई, और कैपिटल रिसीट से भी मतलब नहीं है। तो किस चीज से मतलब है बेटा जी, ऑल रिवेन्यू रिसीट्स, ऑल रिवेन्यू रिसीट्स, वो रिसीट जो बार बार होती है साल में। रिसीट का मतलब पैसा आना, अगर एक अकाउंटिंग ईयर में ट्रांजेक्शन पैसा बार बार आता है आपके पास तो रिवेन्यू रिसीट है, क्लियर है। और बेटा जी अब देखिए इसकी सेवा समाप्त। अब इसकी सेवा समाप्त करते हैं, बैलेंसिंग करिएगा आप। बेटा आपको पता है कि बैलेंसिंग डेबिट साइड भी आ सकती है और क्रेडिट साइड भी आ सकती है। अगर बेटा एनपीओ की इनकम ज्यादा हुई, एनपीओ की इनकम ज्यादा हुई, देखिए बन गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर एनपीओ की इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर या पेमेंट्स कम होती है, इट मींस ये टोटलिंग ज्यादा होगी, ये टोटलिंग कम होगी, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस। वेरी गुड, ये लीजिए, ये क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर। किसने कहा कि डेबिट में ही होगी? बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि एनपीओ के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इनकम कम हो, ये वाली साइड का टोटल ज्यादा आ रहा हो और ये वाली साइड का टोटल कम हो, तो आंसर इधर आएगा बेटा डेफिसिट। डेफिसिट जो वर्ड है हम एज अ लॉस यूज करते हैं, ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। स्टार बेटा इसलिए लगाया गया है ये, या तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आंसर सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा।
आइदर सरप्लस और लॉस। तो बेटा 1 मार्क्स से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं यहां से सामने से। इफ इनकम ऑफ द एनपीओज आर एक्सेस, एक्सेस का मतलब ज्यादा या मोर लिख लीजिए आप, सुन लिख ध्यान से। इफ इनकम ऑफ द एनपीओज आर मोर या ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनपीओ, व्हाट इज दिस बच्चों? सरप्लस। लिख लीजिएगा बेटा इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अगर संस्था के एनपीओ की इफ एक्सपेंडिचर ऑफ द एनपीओज आर ग्रेटर देन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज दिस? खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है। इस वर्ड को क्या यूज करते हैं? डेफिसिट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के केस में होता था आपका लॉस, यहां पर होता है डेफिसिट। तो बेटा एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया यहां से, एक क्या 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सरप्लस इज द डिफरेंस ऑफ ऑप्शन ए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ठीक है, ऑप्शन सी कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल पेमेंट। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन होंगे आपके सामने, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनपीओज आर एक्सेस देन द इनकम ऑफ द एनपीओज, व्हाट इज दिस? ऑप्शन ए प्रॉफिट, इनकम ज्यादा है, ये वाला बोल रहा हूं बेटा। इफ इनकम ऑफ द एनपीओज आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर ऑफ द एनपीओज, व्हाट इज दिस? ऑप्शन ए प्रॉफिट। बच्चा इनकम सोच रहा ज्यादा है, खर्चे कम, प्रॉफिट टिक लगाएगा। लेकिन बेटा नॉन प्रॉफिट के केस में तो प्रॉफिट होता ही नहीं। एनपीओ में तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनमें प्रॉफिट होता ही नहीं, तो उसी टर्म को यहां पर यूज करा जाता है सरप्लस। तो आपका जो आंसर सर प्रॉफिट है वो गलत हो जाएगा। दूसरा वर्ड यूज करता है लॉस। कुछ महारथी ऐसे भी होंगे जो लॉस पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन सी कहता है बेटा आपके डेफिसिट, जो कि दिख दिया आपको साफ साफ गलत है बेटे। लास्ट ऑप्शन सरप्लस आपका ठीक होगा। आई होप आपको 1 मार्क्स के यहां से पॉसिबल क्वेश्चन सारे समझ में आ चुके होंगे। एक चीज और साथ साथ देखिएगा आप, यहां पे आपने बेटा रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों लिखी, यहां पे आपने रिवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट दोनों लिखी, लेकिन जब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार किया तो यहां से केवल रिवेन्यू पेमेंट को ट्रांसफर करा और यहां से रिवेन्यू रिसीट को ट्रांसफर करा। तो एक क्वेश्चन और बन गया, तो जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो तो दोनों रिसीट्स को, दोनों पेमेंट को रिकॉर्ड करता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड में रिवेन्यू पेमेंट को रिकॉर्ड करता है और इनकम साइड में रिवेन्यू रिसीट्स को रिकॉर्ड करता है। इट मींस ओनली रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू रिसीट्स ऑन द इनकम साइड एंड रिवेन्यू पेमेंट्स ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। इसकी सेवा यहां पर समाप्त होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इसके बाद बनानी होती है बेटा एक हमें ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाना है बेटा जी? ओपनिंग बैलेंस शीट। इन सभी चीजों को केयरफुली अच्छे से नोट कीजिए। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सहायता से ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा, जैसे मैंने वर्ड बैलेंस शीट लिखा तो आपको याद आना चाहिए लायबिलिटी एसेट्स, ठीक है, एसेट्स लायबिलिटी। बैलेंस शीट का मतलब क्या था? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम? ओपनिंग बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ओपनिंग, इट इज क्लियर? ओके, देखिए ध्यान से बेटे, यहां पर लायबिलिटीज होंगी, यहां अमाउंट, यहां एसेट्स, यहां अमाउंट। क्लियर है? यहां पर आप एक चीज लिख लीजिए बड़े ही केयरफुल, बड़े आराम से, बहुत ही लाइट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है, व्हाई वी प्रिपेयर। हमने 11th क्लास में थे तो एक ही बैलेंस शीट तैयार की, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, एक ही बैलेंस शीट तैयार की, लेकिन यहां पर हमें दो बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है। तो व्हाई प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट का जो पर्पस है
टू नो द कैपिटल फंड ऑफ द एनपीओज, जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका कैपिटल फंड। अब माइंड में जरूर एक क्वेश्चन आया होगा ये कैपिटल फंड है क्या। तो बेटा जैसे 11th क्लास में कैपिटल हुआ करती थी A माइनस एल इजकल टू सी, क्लियर है, ठीक है, A माइनस एल इजकल टू सी। तो यहां पर क्या होता है A माइनस एल इजकल टू कैपिटल फंड, राइट। तो दो चीज सीख गए आप। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाए जाते हैं, पहला तो हो गया टू नो द कैपिटल फंड, टू नो कैपिटल फंड ऑफ एनपीओज, एनपीओज का कैपिटल फंड जानने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो उम्मीद करते हैं आप इस पे टिक लगा देंगे और नंबर ले आएंगे। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एमसीक्यू में आया कि हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड ऑफ द एनपीओज। तो जैसे आप कैपिटल तो जानते ही हैं, 11th क्लास में आपने सीखा है, कैपिटल जानते हैं, ए इक्वल टू एल प्लस सी सबने सीखा होगा। क्या आप ए माइनस एल इजकल टू सी नहीं कह सकते, ए माइनस एल इजकल टू सी। ये जो वहां पर कैपिटल थी यहां पर बन गई आपका कैपिटल फंड, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ओपनिंग एसेट्स होने चाहिए, ये ओपनिंग लायबिलिटी। इट मींस इट इज द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटी, ये आपका कैपिटल फंड होता है। जैसे कि हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि ओपनिंग बैलेंस से बनने की पॉसिबिलिटी है 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू पैटर्न में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि व्हाई वी प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों तैयार करते हैं इन केस ऑफ एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जैसा कि आप 11th क्लास को याद होगी आपको, तो वहां पर एक ही बैलेंस शीट बनती थी, केवल और केवल एक ही बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, व्हाई वी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आप पास 4 अल्टरनेटिव्स होंगे। 4 अल्टरनेटिव में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई आपका अल्टरनेटिव टू नो द कैपिटल फंड ऑफ एनपीओज तो नहीं है, तो आपका आंसर ये होगा, क्लियर है। सेकंड, हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड ऑफ द एनपीओज। जस्ट 11th क्लास से लिंक कीजिए, आपने पढ़ा था कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या आप ए माइनस एल इक्वल टू सी नहीं कह सकते, तो वहां पर यही चीज क्या थी, कैपिटल थी। लेकिन इन केस ऑफ एनपीओज यही बन जाती है कैपिटल फंड। लेकिन साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे जो बैलेंसेस होने चाहिए कैसे होने चाहिए, ओपनिंग बैलेंसेस। इट मींस ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल फंड। तो आपकी एक डेफिनेशन तैयार होती है कैपिटल फंड की। कैपिटल फंड इज द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज ऑफ द एनपीओज। एनपीओज मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर है। अब बेटा इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन है पॉसिबल। आपको जो सारा कंटेंट डिलीवर करा जा रहा है, इस तरह की जो आपके एमसीक्यू पैटर्न हो चुका है कि आप एमसीक्यू सभी सोल्व कर सकें। कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। तो बेटा कोई भी बैलेंस आपका एसेट्स या लायबिलिटी, अगर आपके पास एसेट्स या लायबिलिटी का बैलेंस 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल 2021, इट मींस इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, या ओपनिंग करके कुछ बोलता है, ध्यान रखना आपको। या तो ओपनिंग करके बोलेगा बेटा, ओपनिंग बोलते हैं तो भी यही बात है, और 1 अप्रैल 2021 बोलते तो भी ओपनिंग है। तो ओवरऑल इस डेट को हमारे पास जो भी एसेट्स होंगे वो एसेट साइड चले जाएंगे, जो भी लायबिलिटीज होगी वो हमारी लायबिलिटी साइड आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हमारे पास कैश और बैंक का बैलेंस था, उसे यहाँ पे बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे ऑन 1 अप्रैल 2021। सिमिलरली हमारे पास फर्नीचर था 1 अप्रैल को, सिमिलरली स्टॉक भी था। इस तरह हमारे पास कुछ एसेट्स थे, डेटर्स। लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है कि इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो बेटा इसी तरह आपके पास लायबिलिटीज है इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, लाइक ओपनिंग क्रेडिटर्स। बिगिनिंग में आपके पास बीपी है, बिल्स पेबल, ठीक है। बिगिनिंग की कोई भी लायबिलिटीज होगी वही आएगी। 1 अप्रैल कंडीशन ध्यान रखनी है, बेशक 2 अप्रैल की भी ट्रांजैक्शन तो भी यहां पर नहीं आएगी। जो ड्यूरिंग द ईयर होती है, इट मींस 1 अप्रैल के बाद की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी,
टिल 31 मार्च ऑफ 2022, तो आपकी वो ट्रांजैक्शन जाएगी कहां पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आप बैलेंसिंग करेंगे, टोटलिंग करिए बेटा एसेट साइड का टोटल 99.9%, तो आपकी बेटा जो बैलेंसिंग आएगी वो यहां पर ही आने वाली कैपिटल साइड, इसे बोलेंगे हम कैपिटल फंड। लेकिन आपकी बुक जो टीएस ग्रेवाल 2021 में टीएस ग्रेवाल जो पैटर्न है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि बैलेंसिंग आपकी इधर आ रही है, तो कैपिटल फंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैपिटल फंड हो जाएगा। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर, कुछ भी नहीं करा है, बैलेंसिंग फिगर करिए, एसेट्स का टोटल करा है, जो टोटल ज्यादा है एसेट्स का दोनों तरफ लिख दिया, एसेट्स में से इस बैलेंस में टोटलिंग बैलेंस में बीपी और क्रेडिटर्स का बैलेंस घटा दिया, ये आपका गया सीएफ कैपिटल फंड। फाइनली हम तैयार करेंगे बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो बेटा ये बैलेंस आते हैं जो 1 अप्रैल 2021 को है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा आते हैं 31 मार्च 2022 वाले। इट मींस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, या फिर 1 अप्रैल के बाद की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, इट मींस ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन साथ साथ ध्यान रखना, बैलेंस शीट बोल रहे हैं आप एसेट्स और लायबिलिटी, कोई भी आपके पास एसेट्स या फिर कोई भी लायबिलिटी 1 अप्रैल 2021 के बाद है वो आपकी जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर है? ये हमारा लास्ट स्टेप है 6 मार्क्स के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। बैलेंस शीट है तो बेटा डेफिनेटली लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर? ये कैपिटल फंड जो आया बेटा, सबसे पहले आप इसे यहां पर उतार लेंगे, कैपिटल फंड ये एक अमाउंट है। क्लियर? देन इससे पहले भी हमने कुछ बनाया था बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर बेटा आपका सरप्लस आया तो बेटा इसमें ऐड हो जाएगा सरप्लस, अगर सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा, और हो सकता है बेटा कि डेफिसिट आया हो, डेफिसिट होगी तो माइनस हो जाएगी। बैलेंसिंग कर लेंगे, दोनों नहीं होंगे एक होगा, याद रखिएगा, आइदर सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंसिंग करने के बाद जो भी आएगा उसे यहां उतार देंगे, और बाकी अब कुछ भी नहीं रह गया है, सेवा समाप्त होने वाली है इस क्वेश्चन की। जितने भी एसेट्स है, लेकिन ध्यान रखना कि ओपनिंग के ना हो, इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड नहीं होने चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के लिए नहीं होने चाहिए, उस डेट के बाद कोई भी है, इट मीन 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन एसेट्स या लायबिलिटी से रिलेटेड वो कहां पर आने वाली है, आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैश ये बेटा 31 मार्च 2022 को जो था, इसे बैलेंस शीट जो लिखा था यहां पर बैलेंस बीडी बोला जाएगा। आपके पास जैसे कि मान लीजिए डेटर्स हैं, मशीन है, स्टॉक है, आपके पास फर्नीचर है, टोटलिंग। यहां पर लायबिलिटीज होंगी आपके पास क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बीपी, सेवा समाप्त। कुछ चीजें ध्यान रखना बेटा जी, प्रैक्टिकली इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे पास कोई एसेट था बेटा, 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास फर्नीचर था, मान चलिए 60,000 रुपए का। अब क्वेश्चन में ना ही तो ये जानकारी है कि हमने फर्नीचर को सोल्ड कर दिया, बेच दिया है, और ना ही ये जानकारी है कि हमने और परचेज कर लिया, और ना ही ये जानकारी है कि कोई डेप्रिसिएशन लग गया। तो बेटा हमें क्या करना है कि अगर आपको तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो एसेट्स एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है? सिमिलरली फॉर लायबिलिटीज, अगर हमारे पास 1 अप्रैल 2020 को, इट मींस इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, हमारे पास कोई लायबिलिटीज है, मान लीजिए क्रेडिटर 7,000 रुपीज के। अब क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई, ठीक है, इट मींस आपने कोई पेमेंट नहीं की क्रेडिटर्स को, या फिर और मनी बोरो नहीं की क्रेडिटर से, इट मींस ना ही तो आपके क्रेडिटर बढ़े और ना ही क्रेडिटर घटे, तो आपको एज्यूम करना है बेटा क्रेडिटर्स ऐसे कैसे, ये सीधी सी बात, एज्यूम क्या करना है, फैक्ट है, क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है वो वैसे के वैसे ही है, तो क्लोजिंग में भी वो 7,000 ही आएगा। ठीक है? आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। सभी
को, आप ही कॉमर्स वाले बच्चों को सभी को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हम एमसीक्यू पैटर्न पे बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन की तैयारी कंटिन्यूस कराई जा रही है। और आज के बाद ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी आपको मिलेगी बेटा कंप्लीटली एमसीक्यू होंगे, उसके अंदर नियर अबाउट 50 to 70 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे और वो 50 to 70 एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे, जो आपका नवंबर दिसंबर का पैटर्न हो गया उसके लिए। आपको अच्छा एक स्कोर करना है तो प्लीज हमसे रेगुलर वे पे कनेक्ट रहिए और बाकी स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।